तो n को कुछ अज्यूम कर लीजिए, तो मान लो चलो n को 10 रख लेते हैं एग्जांपल के लिए, तो हमारे पास s आ जाएगा 0 to 9, 0 1 2 अप टू 9 एंड s इस तरह से है कि n मोर देन 2 है, x विद द एलिमेंट सैम्पल्ड यूनिफॉर्मली एट रैंडम फ्रॉम s, x कोई एलिमेंट आप चूज कर सकते हो इसमें, ऐसा कुछ कहना चाह रहा है। तो x अगर मैं कोई एलिमेंट x से उठाता हूं मान लो, तो क्या होगा, हाँ कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ ये कहना क्या चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी y ये है, तो आपसे पूछा है, देखते हैं पहला ऑप्शन कहना चाह रहा है कि प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू, ये है फ्लोर फंक्शन, सो फ्लोर फंक्शन इज सेम एज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, सो फ्लोर फंक्शन ऑफ n-1 का रूट, so n को 10 लिया मैंने मान लो, तो कितना आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा फिर तो, है ना, इंटीजर ही है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, व्हाट इज y इज इक्वल टू 3 प्रोबेबिलिटी, ये क्वेश्चन है। और y क्या था, अच्छा y पहले डिफाइन कर रखा ना, y ये है, तो n को हमने 10 रख दिया, एग्जाम्पल 13 हो गया, x प्लस 2 की पावर 10 मॉड्यूलो 10, ठीक, छोटा भी ले सकते थे ऐसे, तो ठीक है। सो क्या होगा, सर हम x इक्वल की वैल्यू ले लो, x में बिलोंग करेगा ही ना, क्योंकि मॉड 10 है। हाँ लेकिन क्या क्या आएगी, मॉड 10 है तो वैल्यू रिमाइंडर आएगी ना, मतलब ये वैल्यू एक्चुअली इसकी वैल्यू 0 से लेके 9 तक कुछ भी आएगी, है ना। तो हमेशा y एक एलिमेंट x का होगा ही। अब x जो है वो 0 से 9 के बीच है ना, अच्छा तो y 3 होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, क्वेश्चन ये है। हाँ मतलब आपको देखना है अब कि x की कौन कौन से फेवरेबल वैल्यू, x कैन बी एनीथिंग फ्रॉम दिस, ठीक, 0 से 9 में x कैन बी एनीथिंग, तो ये नंबर भी कोई भी आ सकता है 0 से 9, तो हमें अब ये ढूंढना है कि इसमें से कौन कौन सा x है जो y को 3 बना दे रहा है, दैट इज फेवरेबल चॉइस। सो इतना लार्ज लेने के बजाय कोई स्मॉल ले लो, n को छोटा 2 3 ले लेते हैं तो आसान रहेगा, क्योंकि अभी इसमें ना ज़्यादा कैलकुलेशन बचेंगे, अगर n को मैं 10 लिया हूँ तो कैलकुलेशन बढ़ेंगे ना, तो छोटा सा भी लेके देख लेते हैं एक्सपेरिमेंट के लिए। नहीं कैसे पता आपको 3/10 आना चाहिए, अच्छा हाँ 3/10 आना चाहिए, ओके हाँ ठीक है, हाँ 3/10 आना चाहिए अगर ऑप्शन ट्रू है, हाँ थ्योरम है, क्योंकि जब हमने एक बार किया था जो मैट्रिक्स में भी था ना, हाँ हाँ तो वही मॉड एन करके ऐसा था, तो वहाँ पे लग रहा है मतलब इसके ऊपर कुछ एक थ्योरम होता है। वो तो होगा, देखो ऐसे बहुत सारे जो भी क्वेश्चंस बनाए जाते हैं कहीं ना कहीं थ्योरम पे, लेकिन वो है कि हमें कितने थ्योरम याद है उस पर भी डिपेंड करता है, तो उसके लिए याद होना चाहिए, अगर याद नहीं है तो देन समहाउ सॉल्व करना पड़ेगा, जैसे मैं कर रहा हूँ, तो इस तरह से है। सो चलो थोड़े से आसान करके देख लेते हैं, एक काम करता हूँ मैं छोटा सा एग्जाम्पल लेके देख लेता हूँ, देखो सो अभी एक मैं जस्ट सॉल्व कर देता हूँ, n को मान लो मैं अभी फॉर एग्जाम्पल 2 ले लेता हूँ, n2 अलाउड है ना, तो अभी के लिए मोर देन इक्वल 2 है, तो मेरा s हो जाएगा 0 1 0 1 हो जाएगा ना, जस्ट ये है देखिए, तो आपके लिए यहाँ पे n 0 1 हो गया, और y जो है x प्लस 2 की पावर मैंने 2 ले लिया है, n को मॉड्यूलो 2 हो जाएगा, ठीक समझिए। अब तो अगर x को मैं 0 रखता हूँ, x यहाँ से आएगा, तो x को 0 रखता हूँ तो बताइए y क्या होगा, सोच के बताइए। 0 प्लस 4 4 4 मॉड्यूलो 2, 4 को मैं 2 से डिवाइड करूँगा, रिमाइंडर क्या आएगी, तो ये 0 हो गई। जब x को मैं 1 रख रहा हूँ तो y क्या आएगी, तो 1 प्लस 4 5, 5 को डिवाइड करेंगे 2 से, रिमाइंडर क्या आएगी, तो एक मिनट y बराबर दिस मॉड्यूलो, हाँ ठीक है, तो यहाँ को डिवाइड करेंगे 2 से, रिमाइंडर क्या आएगी, सो 1 प्लस 4 5 मॉड्यूलो 2, मतलब 5 को डिवाइड करो 2 से, व्हाट इज द रिमाइंडर, तो रिमाइंडर इज एक्चुअली 1, ठीक है। सो ये आ गया 0 पे 0 1 पे 1। अब आप इसके हिसाब से देखो, चूंकि एग्जाम्पल लेना तो ये ऑप्शन डिस्कार्ड कर सकता है, ट्रू नहीं बताएगा, डिस्कार्ड करेगा। तो पहला ऑप्शन है कि y, मैंने n को 2 लिया तो जस्ट 2 माइनस 1 1 हो गया, अब y बराबर 1, सो जो y 1 कब आया, जब x की वैल्यू
1 है, y 1 कब है, जब x 1 है, और x 1 है, इसमें 2 ही चॉइस है मेरे पास, तो 1/2 प्रोबेबिलिटी, और ऑप्शन के हिसाब से क्या होना चाहिए, तो ऐसे तो अभी ट्रू बता, लेकिन ट्रू हम बोल नहीं सकते, मुझे 1-2 और एग्जाम्पल लेके वेरीफाई करना पड़ेगा इसको, ये है। तो जैसे अब 3 लेकर सेम काम करके देखो, 4 ले लो, अगर आपको लगे ये ट्रू है तो फिर ये थोड़ा जनरल ट्राई करके देख लो आप n किसी के लिए भी, तो उससे भी आइडिया हो जाएगा, तो लग जाएगा कि ट्रू है, मतलब ये जैसे अगर 3 के लिए भी वही हो रहा है, 4 के लिए भी सेम आ रहा है, तो मतलब ये ट्रू हो सकता है इसका मतलब। तो फिर हम जनरल सोचेंगे कि मान लो n है तो क्या होगा, तो वैसे ही सेम चीज़ें कि चेक करना है, तो उससे एक आइडिया मिल जाएगा, वरना कोई ना कोई काउंटर एग्जाम्पल मिल जाएगा 2 3 4 में ही इनिशियली मिल जाएगा, नहीं अगर सबके लिए ट्रू आ रहा है तो ट्रू ही होगा फिर, क्योंकि थ्योरम के स्टेटमेंट होंगे ना, सेम चीज़ आप, हाँ दिक्कत यहाँ MSQ है ना, तो ये है। सो y इज ऑलवेज एन एलिमेंट ऑफ s, ये भी सही बात है, y हमेशा s का एलिमेंट होगा, वो तो श्योर है, जनरल दिख रहा है हमें, जैसे c की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि आप इसको डिवाइड कर रहे हो n से, तो ये जो y की वैल्यू जो आने वाली है वो 0 1 2 अप टू n-1 ही आएगी, तो ये तो श्योर है y इज एलिमेंट ऑफ s, तो पक्का है ना। और वैसे ही जैसे डी की बात जैसे एक कर रहे हैं वैसे डी कर लेंगे, जैसे डी की बात कर रहे हैं तो डी ऑप्शन में क्या बोल रहा है, y बराबर n को मैंने 2 रखा हुआ है, तो 2 - 1 log 1 कितना होता है 0, y बराबर 0 कितना आएगा, तो वैसे तो 1/2 आएगा, तो ये भी इसके हिसाब से ट्रू आ रहा है, बट जरूरी नहीं ट्रू होगा ये, क्योंकि एक एग्जाम्पल लिया हमने, तो दूसरा एग्जाम्पल लेंगे, तीसरा एग्जाम्पल लेंगे, इस तरह से वेरीफाई करेंगे, एक भी डिस्कार्ड कर दिया तो आउट हो जाएगा, नहीं तो जनरल। हाँ अब बी पे आते हैं, x बराबर a y बराबर b इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर a y बराबर b, तो मतलब कहना चाह रहा है कि वैल्यू इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से, जैसे यहीं को देख लो, अब हम बात करूं यहाँ पे बात करते हैं b के लिए, सो प्रोबेबिलिटी x बराबर 0 y बराबर 0 क्या इक्वल है प्रोबेबिलिटी x बराबर 0 इंटू प्रोबेबिलिटी y बराबर 0, अब आप सोचिए, सो x0 y0 का क्या मतलब है, सो y0 कब आया था, जब x0 आया था एक्चुअली, सो y बराबर 0 तो इक्विवेलेंट ही x बराबर 0 के, सो ये तो जस्ट x बराबर 0 हो गया, ऐसा लग रहा है, क्योंकि y0 तो इक्विवेलेंट, इंटरसेक्शन में क्या आएगा, एक ही चीज, ये a इंटरसेक्शन b और a b सेम ही है एक्चुअली, क्योंकि y बराबर 0 x बराबर 0 को इम्प्लाई कर रहा है, ये एक दूसरे को इम्प्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, तो कि y0 तभी होगा जब x 0 होगा, अदरवाइज दूसरा ऑप्शन नहीं है ना, 1 नहीं हो, क्योंकि यहाँ 2 ही चॉइस, एग्जांपल लेकर देख रहे हैं ना, हाँ हाँ एग्जाम्पल लेके देख रहे हैं, तो तो जनरली नहीं बोल सकते, मतलब हाँ तो जनरली नहीं बोल सकते, जो आउट है वो तो आउट कर लेंगे, इसके गलत हो गया, मान लो x बराबर 0 इंटू ये x बराबर 0 हो गया, तो क्या लग रहा है आपको, ये ओके है, तो ये तो ट्रू नहीं आएगा। अगर मैं दूसरा देख लूँ कि x बराबर 0 और y बराबर 1, तो x 0 y 1, तो यहाँ से क्या आउटकम्स कलेक्ट कर लो ना आप, अच्छा एक काम करो आउटकम कलेक्ट कर लो, तो आउटकम क्या आ जाएगा, तो ये तो गलत होगा, डी बी तो गलत हो जाएगा, सो यहाँ से प्रोबेबिलिटी x बराबर 0 प्रोबेबिलिटी y बराबर 1, तो x बराबर 0 आपने निकाले रखा है पहले, तो 1/2 है एक्चुअली। अब यहाँ पे देखो इसको क्या कहोगे, x 0 है y 1 है, तो y 1 था, x क्या था 1 था, y 1 तो x 1 ना, तो x 0 भी है x 1 भी है, ऐसा हो सकता है, तो ये प्रोबेबिलिटी 0 हो गई, तो 0 बराबर तो गलत हो गया एक, तो एक एग्जाम्पल लेना है फॉल्स कहने के लिए, डी फॉल्स हो गया, और बाकी जो ऑप्शन है सी ऑलवेज ट्रू है, सी तो दिख रहा है ट्रू है। अब ए डी के लिए यू जस्ट टेक एग्जाम्पल, तो उससे आपको एक आइडिया मिलेगा, देन हो जाएगा, हाँ तो वो आपको एक दूसरे एग्जाम्पल लेके तीसरे कोई ना कोई एग्जाम्पल से, मान लो हमने 3 रख दिया तो यहाँ √2 बन जाएगा ये तो, और √2 का आ जाएगा फिर 1, ये देखिए 3 अगर रख दिया हमने मान लीजिए, तो उससे आएगा, चेक कर लीजिए, n को 3 n को 4 रख के वैसे करके आपको दिख जाएगा, 2-3 एग्जाम्पल से दिख जाएगा, जो गलत है खुद ही आउट हो जाएगा, ये है। सो आपका ये बचा हुआ है ना, हाँ 1 मिनट, और किसका था अभी, किसका डाउट रह गया था, तुम्हारा रह गया, अच्छा एक 1 by 1 रुको, तो आप लोग किस ग्रुप में भेजे हो, सो गेट वाले में, हाँ जी अमित आपका क्या डाउट है बताइए।
क्या बोल रहा है ये लास्ट क्वेश्चन, लास्ट अच्छा इसमें लास्ट है। सो लास्ट क्या है, एक बार पढ़िए आप, कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप? 29। क्या है? 2 रेड पेंसिल, 3 ब्लैक पेंसिल, 2 वाइट पेंसिल आर टू बी अरेंज्ड इन अ रो सच दैट no two adjacent pencil are of the same color and B pencil at the two ends of the row are of same color. तो how many ways can the pencil be arranged? इस सब क्वेश्चन में क्या दिक्कत आ रहा है आपको? एक्चुअली काउंटिंग थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रोसेस होता है, इसमें थोड़े केसेस छोड़ दोगे तो मिस हो जाएगा। 2 रेड है, 3 ब्लैक है, 2 वाइट है, टोटल कितना हो गया? 3 2 5 और 7, 7 है टोटल है। अब एक रो में आप अरेंज करो, क्या करना है इसमें? अब नो 2 एडजेसेंट पेंसिल आर ऑफ सेम कलर, सो एडजेसेंट पेंसिल सेम कलर के नहीं होने चाहिए, और द पेंसिल एट द टू एंड्स ऑफ द रो आर ऑफ सेम कलर। तो फिक्स कर लो ना, मान लो यहाँ रेड रेड मैंने कर दिया, तो अब क्या कर सकते हो इसमें? चेक करो, केसेस बना लो ना सिंपली। आप ट्राई करते हो या ऐसे ही आप भी वैसे ही हो, देख के भेज देते हो क्वेश्चन? ट्राई किया आपने? यस सर, किया। हाँ, तो इसमें क्या है, एक केस है दोनों तरफ वाइट कर दो। अब बताओ कितने केसेस हैं? तीसरा केस ये बना लो कि यहाँ भी ब्लैक, यहाँ भी ब्लैक। अब तो इसमें काउंट किया जा सकता है, इतना लंबा तो है नहीं क्वेश्चन की, नहीं होगा। 1 2 3 4 5। तीनों केस देखना पड़ेगा, वो जो पहला वाला कंडीशन है ना, वो बहुत बड़ा डिफिकल्ट है। कह रहे हैं नो टू एडजेसेंट पेंसिल आर ऑफ द सेम कलर। हाँ, तो क्या प्रॉब्लम, उसको नहीं साथ रखने हैं। जैसे मान लो दोनों वाइट मैंने कर दिया है ना, अब इसके लिए बात करो, वाइट 2 ही है, दोनों फिक्स हो गया, तब 5 बॉल हमारे पास है और 5 पोजीशन है, तो क्या कर सकते हैं इसमें हम? बोलो 5 बॉल को 5 और ब्लू रेड, ब्लू रेड, ब्लू रेड, ब्लू रेड ब्लू रेड ब्लू रेड, ब्लू। 3 ब्लू है ना, ये एक केस हो गया। और क्या हो सकता है इसमें बताओ? इसमें आप क्या कर सकते हो? दोनों एंड पे वाइट है, तो क्या कर सकते हो आप? और कुछ कर सकते हो इसमें? नहीं। एक ही पॉसिबिलिटी है ना ये तो फिर। और है ना, इसमें रेड पेंसिल वाइट पेंसिल है ना, तो यही एक केस ये हो गया। यहाँ ऐसे ही अब दोनों रेड एंड में हो गया, अब क्या कर सकते हो यहाँ पे आप? सेम ही है, ब्लैक रेड ब्लैक रेड ब्लैक, ये हो गया। और कोई पॉसिबिलिटी है यहाँ पे? अच्छा सॉरी, रेड तो ले लिया हमने, तो रेड की जगह वाइट कर दो, वाइट ब्लैक वाइट ब्लैक वाइट ब्लैक, यही हो जाएगा ना। और कोई पॉसिबिलिटी बताओ यहाँ पे, यहाँ पे जहाँ, क्योंकि आप थोड़े सीधा उधर करोगे तो वो क्या हो जाएगा, ब्लैक साथ आ जाएंगे एक्चुअली। तो बस प्रॉब्लम ब्लैक वाले केस में है ना, अब ब्लैक दोनों एंड पे है, तो ब्लैक के पास क्या क्या पॉसिबिलिटी है? या तो यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, इन दोनों पे नहीं आ सकता। लेकिन दोनों ब्लैक साथ भी नहीं आने, सॉरी ब्लैक तो है ना, 2 आ चुके, एक ही ब्लैक आपके पास है। सो 2 वाइट 2 रेड और 2 ब्लैक है, सॉरी। अब इसके 1 ब्लैक, इसका आप काउंट करो ना पॉसिबिलिटी कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि 2 वाइट 2 रेड और 1 ब्लैक विल बी अरेंज्ड सो दैट नो 2 बॉल्स ऑफ सेम कलर विल बी टुगेदर। तो इसमें तो बस ये है कि यहाँ पे ब्लू आप नहीं रख सकते, ये यहाँ पे है ना, ब्लू आप नहीं रख सकते हैं, ये बस सोचना है। तो मैनुअली रख के भी देखा जा सकता है, मुझे लगता है इसमें अगर मैं इतने ज़्यादा तो है नहीं, मैं पुट करके काउंट कर सकता हूँ कितने केसेस है, अगर वैसे परमुटेशन का मुझे ना लगा। जैसे एक केस इसका आया, एक इसका आया, तो मैनुअली रख के आप काउंट कर सकते हो वैसे। आंसर 10। हाँ, आंसर 10। आंसर क्या है फर्क, मैं कह रहा हूँ आप इसको काउंट मैनुअली कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? क्या जैसे इसी को अरेंज करना है ना, तो आप इसमें ऐसा कर सकते हो, ब्लू ऑलरेडी फिक्स है, सो मैं ऐसा करता हूँ ब्लू वाइट ब्लू, बाकी रेड वाइट रेड, फिर ब्लैक, यही है ना, एक ये हो गया। ऐसे करके मैं पूरे केसेस लिख दूंगा कितने पॉसिबिलिटी है इसके, एक ये पॉसिबिलिटी है, और क्या कर सकता हूँ मैं, तो ऐसे करके मैं सारे केसेस लिख दूंगा, इसमें क्या डाउट है? आप लिखो, वो सारे सही केसेस लिख देंगे। एक तरीका ये है, मतलब दूसरा काउंटिंग तरीका भी है।
तो आप इसे लिख दो ना, सारे केसेस लिख लो, इसमें क्या ही दिक्कत है, 2 तो आ ही चुके हैं, मतलब इसके 8 केसेस बने अगर आपका 10 आंसर है तो केसेस बना लो पूरे। क्या केसेस, यहाँ तो फिक्स है ना ब्लैक, तो यहाँ ब्लैक रख दो आप, तो सेम रेड, यहाँ रेड, यहाँ वाइट आ जाएगा, तो वाइट आ गया, 1 2 3 4 5 6 ही हुआ, 7 थे ना, तो इधर वाला रेड आ जाएगा ना, एक और रेड आ जाएगा, तो उसको यहाँ रेड कर दो, ये है। तो ऐसे केसेस बन गए, केसेस बनाओ इसको, बस आपको ये इसको चेंज करने, बाकी तो फिक्स है ना, कर सकते हो चेंज। और क्या पॉसिबिलिटी है देखिए, तो लिख पाओगे ना इसमें, एक्चुअली फिर से वही चीज़ आप ट्राई नहीं करना चाह रहे हो, फैक्टोरियल से मत करो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो फैक्टोरियल से भी ट्राई कर सकते हैं आप, मैनुअली केसेस बना लो, काउंट कर लो, इतने ज़्यादा केसेस आएंगे नहीं, 6 7 8 केस आएंगे, हो गया। और जस्ट पहली वाला क्वेश्चन 27। अभी और लोगों के भी डाउट्स हैं, बाकी देखते हैं आपके डाउट है और देख, 2 लोगों देख लेते हैं वरना टाइम खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट इनका डाउट है, यस सर मेरा था हाँ आप कहाँ भेजे, किस ग्रुप में भेजे, आप मुझे भेजे थे ना, ठीक है हाँ। सर, आपको ही भेजेंगे हाँ इसमें क्या बताना है, कौन सा बताना है? सर 15 और 29। 15 कह रहा है कि x1 x2 xn रियल नंबर है जो कि डिस्टिंक्ट है, एक सेट आपने डिफाइन किया f1t f2t fnt एंड वेयर k इज 1 to n। तो यहाँ क्या कर रहा है ये सब काउंटिंग वाले क्वेश्चंस हैं। सो यहाँ पे है कि आपके पास x1 x2 डिस्टिंक्ट रियल्स है, x1 डिफरेंट दैन x2 डिफरेंट दैन x3 डिफरेंट दैन xn है, और आपके पास एक सेट है f1t fnt जहाँ t रियल नंबर्स हैं, ठीक है। अब आपसे पूछ क्या रहा है ये, जहाँ पे ये फंक्शन जो है एफ के टी, ये अगर 1 होगा अगर एक्स के की वैल्यू लेस देन इक्वल टू टी है, 0 अगर एक्स के की वैल्यू मोर देन इक्वल टू टी है। तो मतलब ये कहना चाह रहा है कि f1 है अगर f1 t की वैल्यू 1 होगी, अगर x1 की वैल्यू लेस देन इक्वल टू t है, और ये होगी अगर x1 मोर देन t है। तो x1 डिसाइड कर रहा है f1 की वैल्यू क्या होगी, तो कह रहा है डोमेन अगर इसका t से कम है तो वैल्यू 1 है, डोमेन t से ज़्यादा वैल्यू 0 है, इस तरह से। सेम f2 का होगा, f2 रखेंगे तो 1 0, जब x2 मोर देन, इस तरह से इसको k कर दिया इसने, ठीक है। तो पूछना क्या चाह रहा है अब, देन a हैज़ हाउ मेनी, a कंटेन्स हाउ मेनी एलिमेंट्स, यहाँ भी काउंटिंग ही है, ये जो a सेट में कितने एलिमेंट है एक्चुअली। सो ये नंबर लाइन है, x1 x2 एंड सो ऑन xn है। तो a कंटेन एग्जैक्टली n डिस्टिंक्ट एलिमेंट, n+1 डिस्टिंक्ट एलिमेंट, 2 की पावर n डिस्टिंक्ट एलिमेंट, इन्फिनाइटली मेनी डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। बस कितने एलिमेंट है ये काउंट करने हैं आपको, बताइए। सो समझ आ रहा ना, इसने कहा कि f1t की वैल्यू 1 है अगर x1 लेस देन t, ऐसे ही f2t, तो पहले तो क्वेश्चन समझ आए, ये जरूरी है, 1 0 है ना, ये हाँ। तो f2t 1 होगा अगर x2 लेस देन इक्वल टू t है, 0 होगा अगर x2 मोर देन t है। तो t कोई एक फिक्स नंबर है, इसका मतलब है ना, तो t कहीं फिक्स कर दो आप। यस सर, 0 पे फिक्स करें अगर रियल नंबर है तो ना। हमें नहीं पता ना कहाँ पे x1 x2 x3 कहाँ पे है, ये नहीं पता ना। यस सर। चलो मान लो, चलो t मेरा यहाँ पे है एग्जांपल के लिए, तो क्या होगा अगर t सबसे छोटी नंबर है, सो क्या होगा फिर, सो t और x1 में क्या रिलेशन है यहाँ पे, t इज लेस देन x1, तो f1 x 0 होगा, सारे फंक्शन 0 हो जाएंगे फिर, है ना। यस सर। तो इस केस में सारे फंक्शंस 0 हो जाएंगे, 0 0 0 0,
तो वैसे तो ये हो गया ना हमारे पास में, तो इजी है, फंक्शन या तो 1 होगा या 0 होगा, तो इसके पास कितनी चॉइसेस हैं। जैसे मैंने अभी एग्जांपल के लिए यहाँ फिक्स किया t को एग्जांपल के लिए, तो t इज लेस देन x1, t इज लेस देन x2, t इज लेस देन x3, तो सारी वैल्यूज क्या हो गई 0 0 0 0 0 ये हो गई। अब दूसरा केस ऐसा बना दूंगा, यहाँ डाल दूंगा तो एक यहाँ पुट कर दूंगा तो f1 1 हो गया, बाकी सब 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि दिस फंक्शन हैज 2 चॉइसेस। तो मुझे लगता है कि ऐसा होना चाहिए फिर, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने टर्म्स हैं, एन है सर। तो 2 की पावर n होने चाहिए। क्या आंसर दे रखा है? सर n+1 सेकंड ऑप्शन है सर आंसर। अच्छा, तो इसका मतलब कुछ मैच कर रहा है इसका मतलब इसमें, क्योंकि तो ऑर्डर पेयर है ना ये, तो यस दिस इज द ऑर्डर पेयर। ए क्या है, सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स है ना, यहाँ तो ऑर्डर पेयर है, तो ऑर्डर पेयर अगर ये है, ये ऑर्डर पेयर है नॉट, है ना, तो ये ऑर्डर पेयर में तो फंक्शन वो कर सकते हैं हम लोग। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जैसे एक ये हो गया फिर ये हो जाएगा, तो आइदर 0 और 1, तो मतलब मैं तो ऐसे सोच रहा हूँ कि मेरे पास n फंक्शंस हैं, f1 f2 fn, ऐसे सोच रहा हूँ ना। तो लेकिन एक सिचुएशन में ये बना, दूसरा सिचुएशन क्या है, यहाँ रखा मैंने तो 1 0 0, यहाँ अगर रखूँगा t को तो क्या होगा, तो t यहाँ मोर देन x2 और मोर देन x1 हो जाएगा, तो ये 1 1, हाँ तो ऐसे ही होना चाहिए। मुझे लग रहा है कि तो 0 होगा या 1 होगा, टोटल फंक्शन कितने बनेंगे, तो बोल रहा है a में कितने एलिमेंट है टोटल, ये काउंट करने हैं। t कोई भी रियल नंबर हो सकता है, सो जैसे ये है फिर ये है फिर ये होगा, ऐसे लास्ट में अगर आप t यहाँ फिक्स करो एग्जाम्पल के लिए, तो उसमें क्या हो जाएगा कि ईच xi इज लेस देन t, तो x1 इज लेस देन t x2, तो सारी वैल्यूज 1 हो जाएंगी, 1 1 1। तो ये कितने बनेंगे, मैंने कहा यहाँ पे 0 या 1 कुछ भी रख सकता हूँ, 0 या 1 कुछ भी रख सकता हूँ, 0 या 1, तो 0 1, तो मतलब आंसर देखना, आंसर क्या हो सकता है आप गलत देख रहे हो या चेक कर लो एक बारी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे 2 चॉइसेस है, 2 चॉइसेस है, 2 चॉइसेस 2 चॉइसेस, तो 2 की पावर n होनी चाहिए फिर तो, क्योंकि ये सेट ऑफ वैल्यूज़ है, फंक्शन तो ऐसे ही दे दिया इसने, सेट ऑफ वैल्यूज़ हैं, तो 0 1 0 1 ईच पोजीशन हैज़ 2 चॉइसेस 0 1 0 1, तो टोटल 2 की पावर n होनी चाहिए। यस सर, बट आंसर सर n+1 ही दिया हुआ है क्वेश्चन आंसर के में। ठीक है, मैं चेक करता हूँ फिर इसको, इसमें ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि क्यों चेंज हो जाएगा, हमारे पास टोटल n पोजीशंस हैं जो कि ऑर्डर्ड है, तो n पोजीशंस हैं जो कि ऑर्डर्ड है, तो a में कितने एलिमेंट है, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ a में कितने एलिमेंट है, सेट है, सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स, n ऑर्डर पेयर्स है, ईच वैल्यू कैन टेक 0 और 1, पता नहीं लोग कैसे बता रहे हैं n+1 एलिमेंट होंगे, डिस्टिंक्ट एलिमेंट, तो रिपीट करेगा कोई, तो मतलब लग रहा है कोई रिपीट करेगा, कैसे रिपीट करेगा, अगर मैं बोलूँ इसमें 2 की पावर n जैसे मैं बोल रहा हूँ, तो क्या इसमें कोई एलिमेंट रिपीट करेंगे, बस डिफरेंट ही होगा, 0 या 1 रखेंगे तो कैसे रिपीट करेगा, सारे 1 हो गया या सारे 0 हो गए, या नहीं ऐसे ही मैट्रिक्स नहीं करते ना, अगर मान लो कोई, ये तो बिल्कुल वैसे ही केस हो गया, जैसे कोई n×1 की मैट्रिक्स, मान लो ऐसा है कि 1 रो n कॉलम है, अब इसके पास n एलिमेंट्स हैं, ईच एलिमेंट कैन बी 0 और 1, तो हाउ मेनी मैट्रिसेस कैन बी जनरेटेड, ऐसे ही क्वेश्चन हो गया कुछ, तो ईच हैज़ 2 चॉइसेस, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 देर आर n एलिमेंट, 2 की पावर n, हाँ ठीक है, तो अभी तो मुझे 2 की पावर n लग रहा है, ऐसा है तो मैं चेक करता हूँ कुछ और है, तो 2 की पावर n लग रहा है मुझे, ये चीज़ है, तो मैं तो 2 की पावर n ही चेक करता लगाता इसमें। सर एक मेरा छोटा सा क्वेश्चन है, हाँ बोलिए। लास्ट, बाकी जो एक क्वेश्चन बचा वो कौन कल कर सकते कल हो जाएगा, कल भी 5 to 6:30 डाउट क्लास है और 11 से 12 भी है, तो सर एक बस छोटा सा क्वेश्चन था, मैं वो क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था लेकिन वो हो नहीं रहा था, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x by x plus sin x है, x अपॉन x प्लस साइन x, ठीक है, हाँ और x टेंड्स टू इंफिनिटी है, तो इसका लॉ ऑर्बिटल से तो नहीं होगा लेकिन सैंडविच थ्योरम से होगा, पर सैंडविच थ्योरम से कैसे होगा, और उसकी वैल्यू फाइनाइट बता रखी है, मतलब x टेंस टू इन्फिनिटी लेंगे, वो तो 1 आएगा सर,
कैसे? 1 तो बिल्कुल नहीं आएगा। हाँ एक से डिवाइड वन आएगा। अच्छा, x से डिवाइड कर लेते हैं, चलिए हाँ। सो अगर इसको हम x से डिवाइड कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस साइन एक्स बाई एक्स, ये ठीक है ना? अब यस सर। तो अब क्या होगा, अब sin x by x का इनफाइनाइट में 0 आ जाएगा। 1 प्लस ये 0, क्योंकि ये बाउंडेड नंबर है ना, तो ये बाउंडेड होगा, ये अनबाउंडेड हो गया, तो ये 0 ले आएगा इसको। हाँ ठीक है, बन जाना चाहिए। ओह है ना, ओके। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। सर इसका सैंडविच थ्योरम से नहीं होगा क्योंकि उन्होंने सॉल्यूशन वैसे दे रखा है। अच्छा हो सकता है, अदरवाइज इन हॉस्पिटल नहीं लगा सकते क्योंकि ये है ना वो नहीं है, साइन इन्फिनिटी डिफाइंड ऐसे नहीं है एग्जैक्टली। Derives of x plus define नहीं है। हाँ यस यस, तो उससे ओके। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं किनका रह गया अभी, बाकी इनका कल भी डाउट क्लास है। हाँ अर्का, आपका डाउट कौन से वाले ग्रुप में है? ऑफिशियल डिस्कशन। स्टूडेंट डिस्कशन में ना। तो अच्छा आपके कई सारे हैं, तो पहला क्वेश्चन क्या है, ओके, फॉर द स्टूडेंट टू क्वालिफाई ही मस्ट पास एटलीस्ट 2 out of 3 एग्जाम्स, द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल पास द फर्स्ट एग्जाम इज p, if he fail in the one of the exam the probability of his passing in the next exam is p/2। अच्छा, तो पहला एग्ज़ाम पास करने की प्रोबेबिलिटी p है, और अगर पहला पास करेगा तो अगले पास करने की p रहेगी एक्चुअली, और अगर पहला फेल हो गया तो अगले पास करने की p/2 रहेगी, ये कहना चाह रहा है। आगे कुछ बोला है ना इसने, तो वही बोला है कि और स्टूडेंट उसे पास करना पड़ेगा कम से कम 2 एग्ज़ाम 3 में से। इफ़ ही फेल्स होगा, इफ़ ही फेल्स द वन ऑफ द एग्जाम्स देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिज पासिंग इन द नेक्स्ट एग्जाम इज p/2, अदरवाइज इट रिमेन्स द सेम, मतलब वही p सेम प्रोबेबिलिटी है। देन प्रोबेबिलिटी दैट विल क्वालिफाई इज, हाँ तो क्या करोगे इसके लिए, सिचुएशन बनाने पड़ेंगे तुम्हें। पहला एग्जाम में या तो पास होगा या फेल होगा, 2 सिचुएशन है वैसे। पास he will pass at least two एग्जाम। मैंने तो ऐसा किया कि इवेंट ए को लिया, फर्स्ट और सेकंड एग्जाम को पास किया। ट्री डायग्राम बना, देखो ट्री डायग्राम बनाते हैं। देखो यहाँ पे पास की प्रोबेबिलिटी p है, नहीं पास करने की 1 - p। फर्दर ये पहला एग्जाम हो गया, ठीक, या मैं ऐसा बोलूँ, कैसे पहला लिखो, कहाँ लिखो पहला, ऐसे ट्री समझ लो क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये पहला एग्जाम है, पहला पास करेगा सो पास या फेल, ये तो ऐसा बोलता हूँ। एग्ज़ाम 1 है ना, तो एग्ज़ाम 1 या तो पास करेगा, तो पास करेगा या फेल करेगा। एग्ज़ाम 1 की बात कर रहा हूँ, तो पास होने की प्रोबेबिलिटी p है और ना पास होने की 1 - p। अगर पहला पास हो गया तो दूसरा क्या होगा, अब पास करने की दूसरा एग्ज़ाम, ये पास, ये फर्स्ट एग्ज़ाम यहाँ पे बोल रहा हूँ मैं, फर्स्ट एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ, उसको छोड़ो। सो p प्रोबेबिलिटी है कि पहला पास करेगा, और दूसरा एग्ज़ाम में क्या होगा वो, सो पहला पास हुआ, दूसरा पास करने का p है, और फेल करने का कितना है 1 - p। फिर ऐसे ही यहाँ पे भी केस बना लो। सो इसमें पास करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है इसके पास, यहाँ पे p/2 हो, क्योंकि फेल हो चुका है ना पहले ये, तो ये p/2 हो गई, फेल हो चुका है, फिर फेल होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, सो 1 - p/2 हो जाएगी। अब थर्ड एग्ज़ाम की बारी है, तो यहाँ फिर ट्री बनाओ, तो यहाँ से काम हो जाएगा। देखो अब यहाँ पे तुम सोचो कि थर्ड एग्ज़ाम की बारी आ गई, सो थर्ड एग्ज़ाम में पास होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो p रहेगी क्योंकि पास हो चुका है, फेल होगा 1 - p। यहाँ फेल हो चुका है सो p/2 हो जाएगा, 1 - p/2। यहाँ पास है तो पास होने की वही p, और यहाँ 1 - p। फेल है सो p/2 1 - p/2। अब क्या करना तुमको, एटलीस्ट 3 एग्ज़ाम, एटलीस्ट 2 एग्ज़ाम में पास करवाने हैं ना। तो सोचो एटलीस्ट 2 एग्ज़ाम में पास करने क्या क्या केसेस हैं, सुटेबल केस तुम्हें सेलेक्ट कर लेना है यहाँ पे, कि कम से कम 2 एग्ज़ाम में पास कराना ना। तो तीनों में पास कब होगा, मतलब फर्स्ट में भी पास हो गया, सेकंड में भी पास हो गया, और थर्ड में भी पास हो गया, है ना, यही होगा ना। फर्स्ट में भी पास हुआ, सेकंड में भी पास हुआ, थर्ड में भी पास हुआ। यहाँ पे भी केस है, फर्स्ट में पास हुआ तो फर्स्ट में पास हुआ तो आगे बढ़ेगा, सेकंड, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी आ जाएगी बताओ, पास 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 की
पहला पास होने की P, दूसरा पास होने की P या तीसरा पास होने की P। अब दूसरा केस देखो, तो हमने ऑल थ्री एटलीस्ट 2 पास करना था ना उसको, ही मस्ट पास एटलीस्ट 2 ऑफ द 3, तो तीनों पास करा दिया। अब 2 में एग्जैक्टली पास होगा, तो पहला पास हुआ। अब देखो इसमें कलर चेंज कर दो। सो सर ऐसे हम इसको मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं, मतलब ये तो डिपेंडेंट नहीं हमने ये बोला ना फर्स्ट, देखो ये वैसा कर रहा हूँ, तुम ये समझो कि आई एम जस्ट फाइंडिंग लाइक दिस, ये है, ये फाइंड कर रहा हूँ ना, तो ये कंडीशनल में चेंज हो रहा है, पी ए इंटू पी बी गिवन ए। हाँ मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी लगा रहा हूँ इनडायरेक्टली, वो भी केसेस के साथ। तो फर्स्ट केस में ये है, और पॉसिबिलिटी क्या है, तो पार्टीशन है ना, तो वैसे ही अब इसमें 2 में पास कराने हैं, तो मान लो पहला पास हुआ, दूसरा पास हुआ और तीसरे वाले में फेल हो गया, तो फेल वाला इंक्लूड करो, ये फेल वाला ये इंक्लूड होगा, फर्स्ट पास सेकेंड पास थर्ड में फेल, तो इसका आ जाएगा पी पी और यहाँ फेल हुआ है तो 1 माइनस पी। अब इसके कई सारे केस बनेंगे, अभी 2 ही केस बने, इसमें 2 पास करना ना, कई सारे केस बनेंगे, तो इन दोनों में पास का ऐसे फेल करा दिया मैंने, यहाँ फेल हुआ तो दूसरे में पास करा दो और तीसरे में क्या करवाओ, इसको फेल पास 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 कराना पड़ेगा, है ना। तो देखो, तो ऐसे केसेस बनाओ, फिर एंड में तुम्हारा क्या आंसर आ जाएगा, सिंप्लीफाई हो कुछ ना करेक्ट आंसर आ जाएगा, करके देखो। मतलब तुम्हें यहाँ समझा क्या किया, 2 में पास किया, 1 में फेल कराए, फिर यहाँ में पहला में फेल कराया, दूसरे में पास, तीसरे में पास करवाया हूँ, क्योंकि 2 में पास कराने हैं। एक और केस क्या हो सकता था, पहले में पास या फेल का हो गया सिचुएशन, अब जैसे पहला फेल दूसरा पास, ये करो। मेरा आ रहा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 मतलब एटलीस्ट 2 में पास करने का प्रोबेबिलिटी आ रहा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 इंटरसेक्शन। एक मिनट, कैसे तुम ले लेते हो वैसे भाई, तो ऐसा लो ना, वो तो गलत है ना, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C कॉम्प्लीमेंट, ऐसे करो, B इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट, फिर A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, ये क्या लिख दिया मैंने, हाँ एग्जैक्टली 2, अभी मैं लिख दिया एग्जैक्टली 2 में पास हुआ, और तीसरा है ऑल 3 में पास हो गया, ऐसे करो ना। तुम जो कर रहे हो उसमें वो थोड़ा गड़बड़ है, वो इंटरसेक्शन वाली प्रोबेबिलिटी इंक्लूड कर रहे हो तुम, तो तुम्हारे तीनों केस में ना वो इंक्लूड हो गया, क्या जो तुम कर रहे हो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B प्लस B इंटरसेक्शन C प्लस C इंटरसेक्शन A, और तुम्हें लग रहा है ये तुम क्या निकाल रहे हो, 2 में पास होने की प्रोबेबिलिटी, तो एग्जैक्टली 2 में थोड़ी है वो। नहीं सर, मैंने किया कि इवेंट A को लिया, मतलब पहला और सेकंड में पास इवेंट 2 को लिया, सेकंड और थर्ड में पास इवेंट 4 को लिया, मतलब 3 को लिया, थर्ड और फोर्थ में पास, और इसको यूनियन कर दिया मैंने। यूनियन कर दिया तो क्या आएगा, तो A इंटरसेक्शन B यूनियन B इंटरसेक्शन C यूनियन C इंटरसेक्शन A, ऐसा कर रहे हो तुम, बट एग्जैक्टली इससे आंसर सही आएगा, उसका पता नहीं, देखना पड़ेगा वेन डायग्राम से वो सेम बना रहा है या ये बना रहा है, इसको तुम सॉल्व करो, इससे क्या आ जाएगा, तो इससे आएगा वही जो तुम शुरू में कह रहे थे, A इंटरसेक्शन B प्लस B इंटरसेक्शन C प्लस C इंटरसेक्शन A की प्रोबेबिलिटी यहाँ से आ जाएगा, माइनस ये यहाँ से आएगा, माइनस क्या आएगा, नहीं A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C हो जाएगा ना, माइनस 3 टाइम प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C और प्लस एक बार है A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। क्या ये तुम्हारा सेम प्रोबेबिलिटी आएगा जो तुम कह रहे हो, उसको ओपन करके देखो सेम ही आएगा, हाँ 3 और P मिल के 2 हो गया, तो वही अगर तुम्हारा आ रहा था ठीक है, तो तुम इसको ओपन करो, आगे फर्दर कंटिन्यू करो, सिंप्लीफाई करो। वही चीज़, वही हम ट्री कर, जो यहाँ केसेस बना रहे वही ट्री में कर रहे हैं, जैसे ये बोला था ना A B, पहला पास हुआ, दूसरा पास, तीसरा फेल, तो फर्स्ट एग्जाम में पास या फेल, तो पहला पास, अब पास हुआ तो आगे बढ़ेगा, तो दूसरे में पास या फेल था, दूसरे में पास हुआ, अब तीसरे में फेल का करना पड़ेगा, क्योंकि 2 में पास कराने हैं, तो 3 में कराने हैं, तो पास पास पास, तो इसकी प्रोबेबिलिटी एंड इसकी प्रोबेबिलिटी एंड इसकी प्रोबेबिलिटी, तो केसेस बना लो ना कि फर्स्ट एग्जाम में पास हुआ, सेकंड में पास, थर्ड में पास, ये तीनों हो गया, पास पास फेल, या हो सकता है पास फेल पास,
या फेल पास पास। अब वो तुम्हें देखना है कहाँ कहाँ मल्टीप्लाई करोगे, इससे भी आ जाएगा, ट्री से भी आ जाएगा। तो पास पास वहाँ से पी 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 मल्टीप्लाई होगा, पास पास फेल में पास पास फेल, पी पी 1 माइनस पी मल्टीप्लाई होगा, पास फेल पास, तो पहला पास हुआ दूसरा फेल हुआ, तो पी 1 माइनस पी, उसके बाद फिर पास हो गया तो पी आ जाएगा। सॉरी सॉरी, पी फेल होने के बाद ना चांस वो हो गया था ना, कम हो गया था ना पास होने का, ये पी बाई 2 हो गया था। मतलब यहाँ पी 1 माइनस पी और यहाँ पी बाई 2 हो जाएगा इस केस में, जब पास पास फेल कर रहे थे। हाँ वो तो ठीक है, यहाँ पे पास फेल पास में पास फेल, तो पास पी फेल 1 माइनस पी, अब फिर पास करने का उसका हाफ चांस था पी बाई 2, और यहाँ जब फेल पास पास तो ये फेल हो चुका है, तो अगली बार पास करने की प्रोबेबिलिटी पी बाई 2 है। अच्छा यहाँ मुझे फर्दर डिवाइड करना था, यहाँ ना पी बाई 4 नहीं हो जाता, होता कि नहीं? देखो यहाँ फेल हुआ पहले में 1 माइनस पी था, तो पास होने का पी बाई 2, फेल होने का 1 बाई पी बाई 2। अब ये फेल हो चुका है, तो अगली बार यहाँ फेल हुआ, अब इसके बाद पास होने के लिए तो चांस था पी बाई 2, अब ये यहाँ पास होने का पी बाई 2 था, तो अगली बार पास होने का क्या चांस है? ये पास और ये फेल है, तो पिछली बार पास होने का चांस पी बाई 2 था, तो अगली बार पास होने का चांस क्या है अब? पी बाई 4। तो ये करना पड़ेगा, तो यहाँ जो लिखेंगे ना फेल पास पास, फेल की 1 माइनस पी, फिर फेल के बाद पास की पी बाई 2, और उस पास फेल पास ना मैं कहाँ लिख दिया, हाँ फेल पास पास, हाँ फेल पास पास, सो फेल 1 माइनस पी पास पी बाई 2, और इसके बाद इसको पास करना है। तो अब कितना चांस है, क्योंकि पास हुआ था लास्ट टाइम, तो पास होने की कितनी रहेगी? पी बाई 2 ही रहेगी, और यहाँ 1 माइनस पी बाई 2 रहेगी, क्योंकि लास्ट टाइम पास होने की प्रोबेबिलिटी पी बाई 2 थी, तो अगली बार पास होने की पी बाई 2 ही रहेगी। तो ये हो गया। अब ये ठीक से ही केसेस देख लो कहाँ कहाँ हो रहा है, बस आगे बढ़ते जाओ ट्री में, ये देखना पड़ेगा तुम्हें। समझ आया? दोबारा ट्री बनाओ, समझ आया कि नहीं? हाँ सर। इसको बनाओ, खुद से ट्री बनाओ थोड़ा सा लार्ज करके, ताकि ये तो बहुत मिक्स हो गया नीचे, तो उसमें ऐसे यहाँ, क्योंकि यहाँ 8 केसेस हैं, यहाँ पे 8 है डिनोमिनेटर में ना, 8 एक्चुअली सिचुएशन है जो देखने रहा तुम्हें, ये लास्ट वाले केस में 8 सिचुएशन है। अब उसमें वो सिचुएशन सेलेक्ट करो जो तुम्हें चाहिए। हाँ जी, किनका रह गया अब? सो मेरा 2 क्वेश्चन हो रखते हैं जो अच्छा, अमित सर, हाँ भाई अमित तो अभी कल भी डाउट क्लास, आदि सारे नहीं पूछने, कल भी डाउट क्लास है, डेली डाउट क्लास है, एक दिन में सारे थोड़ी हो जाएंगे। तो कल भी मैं तो बताया 5 बजे से 6:30 डाउट क्लास है, 11 से 12 डाउट क्लास है, उसके बाद बीच में जो क्लास का टाइम है वो है अभी, बाद में क्लास 2 घंटे कर दूंगा, मैं देखता हूँ अभी। तो क्या 27 में क्या डाउट है भाई अमित आपको? यूज द फर्स्ट 10 लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट, हाउ मेनी स्ट्रिंग ऑफ 4 लेटर कैन बी फॉर्म सच दैट ईच ए इज फॉलोड बाई ए। अरे भाई तो ईच एच इज फॉलोड बाई ए, तो इसमें क्या दिक्कत है? आपने क्या ट्राई किया इसमें? चेसिस बना के था, एच फॉलोड बाई ए का क्या मतलब है? एच के बाद ए किसी भी पोजीशन पे आ सकता है, तो एच ए को एक ही मान लो, बीच में गैप भी हो सकता है। इसने तो नहीं कहा। अच्छा, इमिडिएटली फॉलोड बाई ए का मतलब है, एक तो केस आपके पास है एच इज फॉलोड बाई ए, तो एक तो केस होगा एच ए को साथ ले लो, तो हर जगह बाद में रहेगा ना, एक केस ये है। दूसरा केस में क्या है, एच स्पेस ए, वैसे करना पड़ेगा। हाँ तो क्वेश्चन तो सॉल्व होंगे ही, थोड़ा टाइम लगेगा अलग बात है, सॉल्व तो करना चाहिए आपको, उसमें क्या ही है। फर्स्ट 10 लेटर्स हैं, तो जे तक जाओगे। हम्म, तो यहाँ भी हम केसेस बना लेंगे एक्चुअली,
थोड़े से आपको शायद मुझे लगा शॉर्टकट ढूंढ रहे हो आप। देखो ऐसा कोई हर जगह शॉर्टकट जरूरी नहीं है, आप केसेस बना लो इसमें। मैं तो ऐसा क्वेश्चन है कि ये हो गया, आप केसेस बना लो उसमें, क्या ही पॉसिबिलिटी है। तो एच यहाँ आएगा तो यहाँ ए ही आना पड़ेगा। अब यहाँ पे एच की जो 3 पॉसिबिलिटी है, केसेस काउंट क्यों नहीं कर लेते आप? तो क्या शॉर्टकट ढूंढ रहे हो आप? जैसे एच ए यहाँ पे तो क्या है हमारे पास, अब यहाँ कितने चॉइसेस हैं? नहीं नहीं, कितने चॉइस है? आउट ऑफ ये 10 है ना, 2 8 है ना, 8 choices 8 7, यहाँ तो 1 1 फिक्स हो गया, तो इसमें 56 आ गया। ऐसे यहाँ पे कर लो। अब जैसे मान लो ये वाला केस है, 2 पोजीशन है, तो इसमें क्या हो सकता है, या तो ए यहाँ आएगा, तो इसके कितने केसेस हैं, और दूसरा केस इसके, मतलब मैं फर्दर बता रहा हूँ कि इसको अगर फर्दर ओपन करेंगे केसेस में, तो वाई डोंट यू ट्राई दिस वे। ये एच यहाँ है, मान लो एच ए यहाँ है, दूसरा केस हो सकता है, से बन जाएगा बन चुका। तो बस हो गया फर्दर केस, ये हो गया। अब इसमें ढूंढ लीजिए इसमें कितने केसेस हैं, 8 7 जाए, यहाँ भी 56 है, यहाँ भी 56 हो गया। तो बस केसेस बना के इसके जस्ट ऊपर वाला सर 25 है। और इसको भी फर्दर ब्रेक कर दो। एक उसका क्वेश्चन देखते हैं अभी, हाँ भाई का, फिर आपके क्वेश्चन पे आते हैं। सो इसलिए घर पे थोड़ा एफर्ट्स मारिए, ट्राई कीजिए। उसमें क्या है कि तभी आगे सीखने का ही तरीका है। हाँ जी, सेकंड क्वेश्चन बताइए, क्या डाउट है? सर 13 वाला। हाँ 29 है कि 30? 29 ना? 29 तो 29 में मेरे को समझ नहीं आ रही। जैसे मैंने एक्स और वाई का नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है सेलेक्ट करके किया था, तो मेरे कोई ऑप्शन क्यों आया नहीं ऐसा? तो एक्स वाई कह रहा है कि इंडिपेंडेंट है, आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कॉन्टिन्यूअस है। एक्स वाई इंडिपेंडेंट, आइडेंटिकली कॉन्टिन्यूअस है, और एक्स वाई दोनों इंडिपेंडेंट है जेड से। तो अज्यूम करो प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड, अच्छा जेड की वैल्यू ±1 है एक्चुअली, और हाफ हाफ प्रोबेबिलिटी है। तो जेड बराबर 1 होने की 1/2 है, और जेड बराबर -1 होने की भी 1/2 है। ठीक, तो अब आपसे पूछ रहा है विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू। एक्स वाई इंडिपेंडेंट है, और एक्स जेड से इंडिपेंडेंट है, वाई जेड से इंडिपेंडेंट है, ये चीज़ है। सब एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है ना। तो पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू। एक्स प्लस वाई हैज़ द सेम डिस्ट्रीब्यूशन एज जेड टाइम एक्स प्लस वाई। तो जैसे जब आप पीडीएफ लिखेंगे एक्स प्लस वाई का, तो कैसे करते हैं आपको पता है कि एक्स प्लस वाई जब हम पीडीएफ लिखते हैं, या मैं ऐसा बोलूँ आपको कि तो प्लस माइनस हाफ है, प्लस माइनस हाफ है, जेड हाफ माइनस हाफ। इनमें से कौन सा होगा जहां पे इसको ब्रेक कर लो ना। जैसे मान लो अभी हमारे पास है जेड इंटू एक्स प्लस वाई एग्जाम्पल के लिए, तो इसकी वैल्यू हो सकती है 1/2 एक्स प्लस वाई, नहीं इसकी वैल्यू या तो एक्स प्लस वाई होगी या माइनस एक्स प्लस वाई होगी, यही पॉसिबिलिटी है ना। यस सर। अब एक्स प्लस वाई विथ व्हाट प्रोबेबिलिटी, ये कब होगी, विथ प्रोबेबिलिटी हाफ है ना, जब जेड 1 है और जब जेड -1 है। तो ये आपको पता है क्या होता है, पीडीएफ ऑफ जेड इंटू एक्स, ये ना एक कन्वोल्यूशन मेथड है, वो देखो शायद समझ आए वहाँ से। एक आता है कन्वोल्यूशन मेथड, इसको पढ़ो क्या होता है। सो उससे भी आ सकता है, नहीं तो ऐसे देख लो एट टी मान लो, तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड बीइंग 1 हाफ इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ, तो ये तो मतलब सीडीएफ से स्टार्ट करो, तुम एक काम कर सकते हो, स्टार्ट विद द सीडीएफ। अच्छा चलो सीडीएफ अप्रोच से स्टार्ट करो। सो प्रोबेबिलिटी जेड इंटू एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू टी, तो क्या होगा यहाँ पे, अब जेड या तो +1 है या -1 है। सो यहाँ होगा प्रोबेबिलिटी, देखो ठीक समझो, तो ये क्या होगा, हम लोग क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटरसेक्शन ए। टोटल प्रोबेबिलिटी में यही बताता हूँ ना मैं,
यस सर। टोटल प्रोबेबिलिटी में मान लो 2 इवेंट है, तो अगर ऐसा है तो ये E1 है, ये E2 है, ये A है, तो A की प्रोबेबिलिटी होगी इस तरह से, यही लिख लो। तो E1 तुम्हारा यहाँ पे है Z की वैल्यू 1 होना, E2 है Z की वैल्यू -1 होना, तो ऐसे लिख लो। तो इंटरसेक्शन ले लो यहाँ पे, Z x + y < T, इंटरसेक्शन Z is 1, और ये सीधा CDF निकाल रहा हूँ इसका। ऐसे ही तुम यही चीज़ बाकी ऑप्शंस के लिए करना पड़ेगा। द सेम थिंग यू डू फॉर द अदर ऑप्शन। कोई एग्जांपल लेके नहीं कर सकते सर, जैसे x y को कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल मतलब कर सकते हैं, एग्जाम्पल लेके भी, जरूरत नहीं पड़ेगी, इससे आसानी से हो जाएगा। देखो तो मैंने ये इवेंट A है, तो क्या किया, A इंटरसेक्शन E1, फिर A इंटरसेक्शन E2। अब यहाँ Z को 1 रख दो, तो Z को 1 रखोगे तो क्या होगा, यहाँ आ जाएगा x + y < T। अच्छा हाँ, एक चीज़ देखना पड़ेगा तुम्हें कि हाँ ठीक है, पर यहाँ पे क्या आ जाएगा, वो इंटरसेक्शन Z = 1 ना। अच्छा तो इंटरसेक्शन है Z = 1, सो यहाँ Z को तुम हाँ वो रख दो, और इंटरसेक्शन Z = 1 तो रहेगा ही साथ में, क्योंकि Z को हमने यहाँ 1 रख दिया। अब यहाँ आएगा प्लस प्रोबेबिलिटी माइनस ऑफ x + y < T, इंटरसेक्शन Z और -1, हमने Z को यहाँ -1 रख दिया। तो इसको ब्रेक करोगे तब क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी Z = 1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ, मतलब तुम्हें पता है ना वो प्रोबेबिलिटी क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी। A इंटरसेक्शन B के प्रोबेबिलिटी को क्या लिखते हो, अगर तुम्हें पता है ना कि x + y और Z इंडिपेंडेंट है, यस सर नो, देखो क्वेश्चन में, तो इसको अलग अलग कर दो, तो अलग अलग कर दो इसको, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस 1/2 आएगा, एंड x + y < T, फिर प्लस, फिर x + y माइनस जो है वो इंडिपेंडेंट है Z से, तो सेम यहाँ पे हो गया कि 1/2 इंटू प्रोबेबिलिटी माइनस ऑफ x + y < T। अब यहाँ देखो, अब तुम्हें यहाँ से क्लियर हो जाएगा, यही चीज़ हर ऑप्शन में करो। तो ये हो गया CDF ऑफ x + y at T। अब यहाँ उल्टा है, देखो अगर जब तुम माइनस को उधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा इनइक्वालिटी, ये रिवर्स हो जाएगा, x + y < -T हो जाएगी। तो ये आ जाएगा 1 - CDF ऑफ x + 1 at -T, ये आ जाएगा एक्चुअली। तो ये एग्जैक्ट CDF का इक्वल तो आया नहीं, पता है क्या होता। अब सोचो अगर ये ऐसा आ जाता CDF ऑफ x + y at T, अगर ऐसा आ जाता ये क्वेश्चन कि हाफ इंटू x + y at T और हाफ इंटू x + y at T, ये माइनस ऑफ x + y आया at T, तो इसका मतलब है कि इसके इक्वल तो आया नहीं, तो पहला ऑप्शन तो गलत होना चाहिए। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या दे रखा है, सेकंड है सर। अब दूसरे में क्या होगा, दूसरे करके देखो। अच्छा चूंकि XY IID है इसीलिए दूसरा, अब मैं दूसरे का प्रूफ लिख के दिखा देता हूँ, सेम है। अब तुम देखो यहाँ पे, तो पहला ऑप्शन किया हमने, इक्वल नहीं आया। दूसरे ऑप्शन में Z टाइम x - y < T। अब सेम चीज करो कि Z इंटू x - y < T, इंटरसेक्शन Z is 1 प्लस Z टाइम x - y < T, इंटरसेक्शन Z is -1। अब क्या करना है तुम्हें, सेम चीज, Z को यहाँ 1 रख दो, और जब 1 रख दोगे इंटरसेक्शन है ना, तो 1 रख देना है, ये और ये दोनों इंडिपेंडेंट हो जाएगा, x - y और Z। तो Z = 1 की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, 1/2, और ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी x + y < T, जो कि आ जाएगा CDF ऑफ x - y at T। यहाँ पे क्या होगा, Z को -1 रख दो, तो हाफ, तो -1 रख दोगे तो क्या y - x हो जाएगा ना ये, यस सर। तो ये हो जाएगा CDF ऑफ y - x at T। अब तुम नोटिस करो, क्या ये दोनों सेम होगा या डिफरेंट होगा। अब देखो तुम ध्यान से, XY क्या था, XY और IID है ना, यस सर। तो XY अगर IID है तो x - y का मीन कितना होगा,
सेम ही आएगा। एक्स एंड वाई दोनों का मीन होगा, तो एक्स माइनस वाई का मीन कितना आएगा? एक्स माइनस वाई जो रैंडम वेरिएबल उसका मीन कितना है? नहीं सेम है। सेम नहीं है, अगर हम अरे ये तो ई एक्स माइनस ई वाई हो जाएगा ना, सॉरी है। जीरो आ जाएगा। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ यहाँ से, बस ये बोलना चाह रहा हूँ, कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक होता है अपने मीन के अबाउट, या सीधा सीधा मैं समझा देता हूँ तुम्हें, अगर x आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है y के कहीं पे, x माइनस वाई आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा y माइनस एक्स के साथ, ये बोल रहा हूँ मैं। तो ये जो x माइनस वाई का CDF है और y माइनस एक्स का CDF है, वो दोनों मतलब x माइनस वाई आइडेंटिकल डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, तो ये दोनों सेम ही क्वांटिटी है, तो इसको हटा के तुम लिख सकते हो CDF ऑफ x माइनस वाई। तो एट द एंड क्या बन के आ जाएगा? ये बन के आ जाएगा। तो हमने कहाँ से स्टार्ट किया था? CDF ऑफ दिस सेट स्टार्ट, ये यही तो था, CDF ऑफ z इंटू एक्स माइनस वाई और एट t। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मैं कोई भी एग्जांपल लो डबल एक्सपोनेंशियल का, जैसे दो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो x माइनस वाई डबल एक्सपोनेंशियल फॉलो करेगा, y माइनस एक्स भी डबल एक्सपोनेंशियल फॉलो करेगा, क्योंकि दोनों आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। तो हम तुम कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन ले लो, तो अगर ये थ्योरम बता रहा हूँ मैं तुम्हें, एक्स वाई अगर आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो एक्स माइनस वाई एंड वाई माइनस एक्स आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ये तो हो गया बस। तो ये प्रूफ लिख दिया मैंने, तो यहाँ से CDF ऑफ दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू CDF ऑफ दिस, तो हो गया प्रूफ। बाकी चलो नेक्स्ट क्लास में, कल जो रह गया जिनका डाउट वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कीजिए। कल है ना डाउट बताया, डाउट क्लास 5 to 6:30 एंड रात को 11 से 12 भी है। चलिए थैंक यू। हाँ तो टाइम तो है ही, आप अभी टाइम तो बहुत है ना, कब तक? 12 को एग्जाम है ना, तो उसी को रिपीटेडली सॉल्व कर लो। पुराने क्यों नहीं कर, पुराने भी ट्राई कर सकते हो आप, क्या दिक्कत है? सर अगर इनमें डाउट आ गए तो उनमें टाइम चला जाएगा। हाँ ये भी है, तो आप इन्हीं को ढंग से रिवाइज कर लो चाहो तो। डाउट क्लास चली रही ना, आप डाउट डेली ज्वाइन नहीं करते डाउट, अच्छा बाकी बच्चों को भी डाउट होते हैं ना, इसीलिए हो नहीं पाता। हाँ तो आप वो ISI वाला बैच क्यों नहीं ज्वाइन? मैं बैच चला तो रहा था, आप उसमें क्यों नहीं आ रहे थे? अच्छा अच्छा हाँ, तो कोई बात नहीं, आप 18 से 23 वाले ढंग से उसी को रिपीटेडली कई बार सॉल्व कीजिए, तो आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे है ना, एक दो कॉन्सेप्ट पता चला, ये पता चला आपको ये कैसे करना है, तो इस तरह से उन्हीं को रिपीटेडली 4-5 बार सॉल्व कीजिए उन्हीं पेपर्स को, तो हो जाएगा। हाँ ठीक है, चलिए थैंक यू। हाँ।